जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान के क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन हम जो लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे और इन सभी क्वेश्चन का संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा तथा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो आप सभी को पता है भारतीय संसद जो है इसका निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मिलने के पश्चात भारतीय संसद का निर्माण होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी एलडीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 में संसद है और फिर अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में है आपकी लोकसभा। एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है किंतु किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका सत्रावसान करता है तथा संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति? संघीय मंत्रिपरिषद ये जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है संघीय मंत्रिपरिषद। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री जो है, जितने भी संघ के मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। देखिए अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री का जो है नियुक्ति करेगा और 75(2) के अनुसार जो है जितने भी मंत्रिपरिषद के मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। और इसीलिए तो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? कृषि समिति, लोक सेवा समिति, अनुमान समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति? याद रखेंगे लोक सेवा समिति, इसी को लोक लेखा समिति भी कहते हैं और इसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो गठन है ये जो है पहली बार इसका गठन 1921 में हुआ था। याद रखेंगे 1921 में पहली बार लोक सेवा समिति या लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। संसद की लोक लेखा समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं और इस समिति का जो गठन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसके सदस्यों का जो चुनाव है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से ही चुना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। मतलब इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल का नेता होता है या विपक्षी दल के सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में कौन शामिल है ये बताना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताना है। राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं वे होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये कथन एकदम सही है। फिर नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में है, मतलब वर्णित है और अनुच्छेद 80 एक में यह उपबंधित है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक
250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अन्य सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2024, 2025, 2026, 2027, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपका 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और परिसीमन जो आयोग है ये लोकसभा की सीटों का निर्धारण करता है और इसको 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान के 84वें संशोधन 2001 के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा का परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा और साथ ही राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार? उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपको 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया है और याद रखेंगे भारत का जो राष्ट्रपति है कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जब तक पद ग्रहण ना कर ले तब तक राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है और संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है? हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, यह भी आप याद रखेंगे। लेकिन अपने भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में 1 से अधिक बार जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3, 4, 5 या 6? में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो लोकसभा में जो है सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आदेश जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कम से कम जो है 2 सत्र तो बुलाना ही पड़ेगा। अधिकतम 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता, इसलिए कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा संसद का निचला सदन है। राष्ट्रपति लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत करेगा और अनुच्छेद 85(1) के अनुसार जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा पर भी संसद के सत्र को आहूत करेगा। पिछले सत्र और आहूत किए जाने वाले सत्र के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। द्रौपदी मुर्मू हैं भारत की 14वीं राष्ट्रपति, भारत की 15वीं राष्ट्रपति। देखिए इनका क्रम बार बार पूछा जाता है, आपको याद भी रखना है। भारत की 12वीं राष्ट्रपति, भारत की 13वीं राष्ट्रपति। याद रखना है द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो भारत की ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इससे पहले वे 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही हैं और उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक सांथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1949, 1950, 1952? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय संसदीय जो समूह की स्थापना है ये की गई थी 1949 ईस्वी में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 का क्वेश्चन है। भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है। कैसा निकाय? स्वायत्त निकाय है जिसका गठन 1949 में किया गया था और इसका
प्रस्ताव जो है संविधान सभा के द्वारा 16 अगस्त 1948 में पारित किया गया और 1949 में इसका गठन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और दोस्तों कैसी लग रही है क्लास? अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सभी लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे। और ये जो क्लास है पॉलिटी की, ये लगातार अब चलती रहेगी। अभी इसमें जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन सभी के क्वेश्चन कंटिन्यू हम लोग करवाते रहेंगे। एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटी, ऐसे करके आपकी क्लासेस कंटिन्यू आती रहेंगी। क्लास को सभी लोग देखिएगा और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करिए। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिए और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लासेस का लिंक, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है और पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 142, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 का क्वेश्चन है और बताना है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है। तो संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अनुसार होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी विधेयक का विषयों पर दो सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा की जाती है और धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। कई बार आपसे पूछा जाता है कि धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर क्या संयुक्त बैठक मतलब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? कृषि समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है संसद की सबसे बड़ी समिति है? वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी 30 सदस्यीय वाली समिति है, याद रखेंगे। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिए गए संसद की संसदीय समितियों में सबसे बड़ी 30 सदस्यीय समिति वाली जो है 30 सदस्यीय वाली जो समिति है प्राक्कलन समिति है, जिसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ जो दल का नेता होता है, वर्तमान में अध्यक्ष गिरीश भालचंद्र बापट हैं और लोक लेखा समिति के 22 सदस्यीय प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहलाती है। अगर आपसे पूछ भी सकता है। देखिए, ये अगर आपसे पूछा है प्राक्कलन समिति के बारे में पूछा है तो लोक लेखा समिति के बारे में भी पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि प्राक्कलन समिति की बहन किसको कहा जाता है? ये जो है कहा जाता है लोक लेखा समिति को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक में। ये आपका बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 का क्वेश्चन है। और याद रखिए समानतः सभी जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं ये मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार से संबंधित समानतः सभी निर्णय मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है इसके द्वारा लिए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा और वित्त, विदेश व अन्य मंत्रालय होते हैं। यह भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है और यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग एवं उच्च कार्यकारिणी भी होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है, ये बताना है। स्पीकर जो होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है आकलन समिति, वित्तीय समिति का, कानून समिति का या संशोधन समिति का। याद रखेंगे जो स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है कानून समिति का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नियम या कानून समिति का अध्यक्ष स्पीकर होता है और लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। याद रखेंगे लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में सभा या सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। समिति का जो कार्य है संचालन है इस संबंधी मामलों पर विचार करना, नियमों में ऐसे संशोधनों अथवा परिवर्तनों की सिफारिश करना जिसे वे जरूरी समझें। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 118(1) में
यह व्यवस्था की गई है कि संसद की प्रत्येक सभा अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विनियमन के लिए नियम बना सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है राष्ट्रपति के सेवा काल के साथ साथ चलने वाला 5 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष। तो उप राष्ट्रपति का जो सेवा काल होता है ये होता है 5 वर्ष। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का सेवा काल 5 वर्ष का होता है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा अपनी तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार करे तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है, ये बताना है। राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पहले अपने पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 20 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष। इसमें बताना है कितनी इसकी न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। ठीक है, इसमें जो है इसकी राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य प्रमुख कड़ी क्या है? ये प्रधानमंत्री होती है। ये ऑप्शन प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य प्रमुख कड़ी के रूप में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य प्रमुख कड़ी प्रधानमंत्री हैं और अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ की कार्यपालिका के प्रशासन या विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे और संघीय कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में यह विधान के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी भी उसे दें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं? 98, 96, 104, 109 उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 में प्राक्कलनों के संबंध प्रक्रिया का उपबंध किया गया है और यहाँ पर 109 अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ये जो है अधीनस्थ कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति या प्रत्यायोजित विधान पर समिति। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये अधीनस्थ विधान पर समिति, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन से 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? अशोक कुमार लाहिड़ी, सुदीप्तो मुंडले, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले। ये जो है 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक कुमार लाहिड़ी सदस्य थे, रमेश चंद्र भी थे, अजय नारायण झा भी थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व इसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर हटाया जा सकता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा? तो ये जो है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये बताना है जो है कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के लिए। 2 सदस्य, 12 सदस्य, 1/3 सदस्य या 1 सदस्य? आपको अभी बताया था 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, सभी में है उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आता है आपका महाराष्ट्र, फिर है तमिलनाडु, फिर बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान है
और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और परंतु वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से किया जाएगा। 12 सदस्यों का जो मनोनयन है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दिए गए विकल्पों में सी सही है और राज्यसभा में सीटों का उचित अवरोही क्रम है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16 हैं। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भंग नहीं की जा सकती। ये कथन एकदम सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये कथन भी आपका सही है। ये सही नहीं है क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती, इसका कोई भी कार्यकाल भी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये भी कथन सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, गलत। अभी बताया था इसके ऊपर 30 वर्ष के सदस्य होने चाहिए कम से कम। 1 और 3 इसका सही है। पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन से सही है, तो 1 और 3 इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, गलत। अभी बताया 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। 275 ये भी गलत, 250 एकदम सही, 252 ये भी गलत, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 250 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? 250, 238, 225, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 250 यहाँ पे राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या। हाँ, निर्वाचित सदस्य की बात करेंगे यहाँ पे 238 है, 12 सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये है आपके 238, भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने, संविधान में संशोधन करने, सरकार को हटाने, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने, ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे संविधान के संशोधन करने में लोकसभा के समान क्षमता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, जिसके अनुसार संविधान में संशोधन एक विशेष बहुमत तथा पहला विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के अनसमर्थन से किया हो सकेगा। संशोधन की दोनों प्रक्रिया में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं और संशोधन की एक अन्य प्रक्रिया जिसे साधारण या सामान्य संशोधन कहा जाता है, अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसमें संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 का प्रावधान होता है, जबकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की दशा में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये जो है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित थी और ये 1951 में हुआ था, याद रखेंगे। 1951 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, देखिए बीपीएससी डीएससीओ का क्वेश्चन है ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके कार्यकाल में वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में पुनः स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य भूमि संबंधित विवादों को न्यायालयीय हस्तक्षेप से मुक्त रखना था और 1973 के केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा माना एवं एल चंद्र कुमार तथा IR कोएल्हो 2007 के वादों के उपरांत 9वीं अनुसूची के विषयों की न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 विषयों को रखा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं AGI, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। इसमें जो है कौन कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे? वो थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 1974 से 1977 के मध्य रहा। अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई और ये उपराष्ट्रपति पर कभी भी नहीं रहे। शेष तीनों ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया और
इसलिए जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति आप सभी को पता है जगदीप धनखड़ 14वें हैं, याद रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए इस विधेयक की मांग की गई। संविधान 125वां संशोधन, विधेयक 2019, संविधान 126वां, विधेयक 124वां, 123वां संशोधन, विधेयक 2017। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे 126वां संशोधन हुआ था, ये 2019 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, ये संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, यही इसका नहीं है। ठीक है, ये सही है, ये नहीं है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए एक विधायी विधेयक की वापसी, ये सही है, ये सही है आपको, ये नहीं है। ठीक है, कानून की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमा प्रदान करना, ये भी सही है, कर सकते हैं। लोकसभा भंग करना, ये भी सही है, कर सकते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी नहीं कर सकते हैं, ये आप याद रखेंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में कार्य आता है? संसदीय कार्य सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालय। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। लोकसभा जो सचिवालय है ये डायरेक्ट लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत। संसद सदनों और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, वार्षिक वित्तीय विवरणों में वित्त विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः किन अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण ये जो है 112 में है, और वित्त विधेयक को संसद वित्त विधेयक 111, इसका राइट आंसर हो जाएगा 112, 110। वित्त विधेयक 110 में है, तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है, और जिसे आमतौर पर बजट कहा जाता है। और अनुच्छेद 112(1) में के अधीन राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार की उस वर्ष की प्राप्ति एवं व्ययों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और साथ ही अनुच्छेद 110(3) में धन विधेयक के विनिश्चय एवं 110(4) में धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण राष्ट्रपति के अनुमति संबंधी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संसद, भारत के प्रधानमंत्री, संघ के वित्त मंत्री। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बताना है। भारत की जो संचित निधि होती है उसमें भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? ये जो है भारतीय संसद के अनुमोदन के पश्चात किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग जो है एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। भारत की संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में किया गया है, और सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली में जो भी धन प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। संसद के अनुमोदन के द्वारा ही सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, इसलिए इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? ये बताना है कि इसमें जो है क्या क्या सम्मिलित है। टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना, भारत की संचित निधि से धन खर्च का विवरण देना। उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। ये टैक्स लगाना, समाप्त करना और उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना सही है। धन की उधारी का विनियमन करना यह भी सही है। भारत की संचित से धन का विनियोग करना और भारत की संचित खर्च का विवरण देना, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना। याद रखेंगे इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें जो है 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। उसमें जो है एक नीतिगत कटौती होती है, सांकेतिक कटौती और अर्थगत कटौती होती है। इसमें सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना है, ये नहीं होता है। सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, ये भी नहीं है। कटौती प्रस्ताव इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखना है। हालांकि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प सी क्या है, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्तुत करना। ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये ई ना मानकर हम जो है इसे सी मान लेते हैं। बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी को, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ये जो है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर आयोग ने माना है तो ये होना चाहिए, और ये जो है बीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है राइट होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव मंडल में जो शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के भी सभी निर्वाचित सदस्य। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। याद रखेंगे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, और इसमें अनुपातिक मत प्रणाली भी यूज होता है। तो इसका राइट आंसर वैसे तो बी और सी दोनों होना चाहिए, बी एंड सी दोनों होना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर बी माना है, तो बी आप लगा सकते हैं। इसका देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार ही होता है। ये बी एंड सी इसका दोनों राइट आंसर एक से अधिक होगा, बी ऑप्शन इसका सी, बी और सी दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, ये मंत्रिपरिषद। याद रखेंगे धन विधेयक को लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष पारित करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25, 35, 50, 65। याद रखिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने हेतु। अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62। तो अनुच्छेद 61 में जो है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 46। इस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार निषेधाधिकार को प्रयोग कर सकते हैं, ये बताना है। धन विधेयक, गैर धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। याद रखेंगे जो है इसमें गैर धन विधेयक के मामले पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गैर धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या संसद द्वारा? ये जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद के द्वारा की जा सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो संयुक्त सत्र जो है बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वो जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? अभी बताया लोकसभा का अध्यक्ष, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वही करते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या कई बार क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन 50 नंबर है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है संविधान में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में,
प्रधानमंत्री में उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो संविधान के द्वारा जो केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है वो राष्ट्रपति में निहित की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह उल्लेख किया गया है। और इसका प्रयोग इस संविधान के द्वारा स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति करेगा। ये जो है ये कथन दिया हुआ है अनुच्छेद 53 में। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, आप देख सकते हैं 51 नंबर आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर जो है आप लोगों को देना है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। इस नाम से जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है सभी आपके क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास का लिंक और जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और अगर आपको क्लास सभी लोग को पसंद है तो सब लोग जो है लाइक करके जरूर जाइएगा। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम में जा करके आप पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।